क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन कहाँ पे होगी? पॉजिटिव टर्मिनल टू कौन सा करंट होता है? कन्वेंशनल करंट, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू, अगर मेटल कंडक्टर है तो चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर सेमी कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, वेरी गुड, अगर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो फ्री आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस बोथ, अगर एयर है तो पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद में अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर रहा है तो इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक टाइम E अपॉन टी, या फिर EV बाई 2 पाई आर, या फिर Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी Q इंटू एफ, सिर्फ Q इंटू एफ, ठीक है। एंड एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी दी है यूनिट के ऊपर से, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स या फिर सीपीएस या फिर आरपीएस, इसमें से कोई भी यूनिट दिया तो वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन अगर कभी फ्रीक्वेंसी आरपीएम नहीं भी दी है, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करना है तो चार्ज के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर चार्ज के ऊपर से करंट तो डिफरेंशिएशन, करंट के ऊपर से चार्ज तो इंटीग्रेशन। इसके एप्लीकेशन ग्राफ्स में, अगर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया तो एरिया अंडर द कर्व टू कैलकुलेट चार्ज, एंड चार्ज वर्सेस टाइम दिया तो स्लोप ऑफ द कर्व टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट, एंड स्लोप मतलब कौन होता है? tan थीटा, मतलब dy बाई dx, मतलब कौन? q बाई t। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, कितने टाइप्स होते हैं? कौन से? कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर। किस डिवाइस के ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लार्ज नंबर तो है ही नहीं, तो है लेकिन मॉडरेट है, तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एनर्जी गैप के ऊपर। एनर्जी गैप मतलब गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अगर ये गैप नेग्लिजिबल है, ओवरलैप कर रहे तो कंडक्टर, कंसिडरेबल है, बहुत लार्ज है तो, एंड मॉडरेट है मतलब है लेकिन कम है तो सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे होंगे? मोस्ट एनर्जेटिक होंगे। कैसे होंगे? मोस्ट एनर्जेटिक होंगे। सारी एनर्जी वो कन्वर्ट करेंगे इनटू, बाय वर्च्यू ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल परफॉर्म रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इससे क्या होगा? कंडक्टर के सरफेस के ऊपर का नेट करंट बनेगा जीरो, एंड नेट करंट जीरो बनता है इसलिए मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी कंडक्टर हमें न्यूट्रल लगता है, ठीक है। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर, इंद्रनील समरोज बस, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर तो क्या होता है? कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है विच इज गिवन बाय E इक्वल्स टू V इंटू डी का V बाई डी या फिर V बाई एल। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट होता है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन के ऊपर? सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फिर ड्रिफ्ट परफॉर्म करते हैं। अब ड्रिफ्ट परफॉर्म करते हैं मतलब क्या? जब तक रैंडम मोशन चल रही है तब तक स्पीड है इन द रेंज ऑफ 10 to the power 3 मीटर पर सेकंड और उससे भी ज्यादा। लेकिन जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल आगे से खींचता है, नेगेटिव टर्मिनल पीछे से पुश करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन घसरत अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं। एंड इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं एज ए ड्रिफ्ट। एंड इस टाइप की जो वेलोसिटी होगी वो बनेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने देखा कि फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? QE। Q का मतलब E है तो बनेगा E इंटू कैपिटल E। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इक्वल्स टू बनेगा M। इक्वेट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बनेगा स्मॉल e कैपिटल E अपॉन, उसके बाद में अगर काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इंटू टी, वेयर t का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। वेरी गुड। देन फ्री पाथ मतलब पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे और वहां पे ब्रैकेट में स्मॉल e इंटू टी अपॉन एम को कांस्टेंट बोलेंगे तो vd बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे vd इक्वल्स टू बनेगा म्यू इंटू
ई, वेयर म्यू का मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय म्यू, गिवन बाय म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई, ठीक है। तो ये हो गई मोबिलिटी, अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी ई टी बाय एम। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था करंट डेंसिटी। क्या होती है करंट डेंसिटी? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, यानी J इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म है तो I इक्वल्स टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी कि J A cos ऑफ थीटा, ये बनेगी करंट डेंसिटी। ये सारी बेसिक बातें इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर हमने एक कंडक्टर लिया था और देखा था कि कंडक्टर की लेंथ सपोज यल है, उसमें से I इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो पहले हमने स्मॉल n को डिफाइन किया। क्या होता है स्मॉल n? मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसके ऊपर से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे? स्मॉल n इंटू वी, बट वी मतलब वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू, तो स्मॉल n बना कैपिटल n इंटू ए इंटू कैपिटल n बना स्मॉल n इंटू ए इंटू वी का यल, पहले L फिर L को रिप्लेस करेंगे VD इंटू टी से, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देन चार्ज बनेगा Q इक्वल्स टू N इंटू ई, मतलब स्मॉल n A VD इंटू टी इंटू ई। फिर चार्ज के ऊपर से करंट, फिर से वही फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम कट होगा तो करंट बनेगा I इक्वल्स टू N इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई। उसके बाद में करंट डेंसिटी बनेगी करंट पर यूनिट एरिया, एरिया कट होके N इंटू वी डी इंटू ई। सेम फॉर्मूले अगर हमें इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला बोलेंगे तो स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन यम इंटू टी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी चाहिए तो वी डी इक्वल्स टू म्यू इंटू ई। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट चाहिए तो I बाय एन ए ई। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी चाहिए तो J अपॉन एन इंटू ई, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड सारी बातें डिस्कस करने के बाद फिर हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था, देन कंडक्टिविटी आ गई, देन कंडक्टेंस आ गया, एंड एट द एंड कौन आया था? रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है ओम्स लॉ। क्या था ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू IR, मतलब ये फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर remains same, then potential difference flowing applied across the conductor is proportional to the current flowing through the conductor, यानी V proportional to I, तो V equals to बनेगा I into R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब टेंडेंसी टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट। कौन प्रोवाइड करता है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, या फिर उसको हम कंसीडर करेंगे एज वाइब्रेटिंग एटम्स। क्या कंसीडर करेंगे? वाइब्रेटिंग एटम्स। तो R इक्वल्स टू बनेगा V अपॉन I। फिर अगर बेसिक टर्म के फॉर्म में जाएंगे तो m स्क्वायर ml अपॉन n ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टी। उसके बाद में रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन यल। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, देन कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, एंड सेम पार्ट ओम्स लॉ प्रूव करने के लिए अगेन रिलेशन बिटवीन J सिग्मा E। क्या था? J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट वीक का डिस्कशन, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर है, क्लियर हो गया होगा तो भी अगर रेगुलर रिवाइज करेंगे एवरीडे वॉइस एंड रिटर्न नोट जैसे सब लोग सेंड कर रहे तभी ये अखेर तक याद होगा, नाहीतर एक वीक गॅप द्या आणि नंतर हे सगळं रीड करायला लागा, काहीच कळणार नाही कुठून कॅपिटल एन आला, काय स्मॉल एन होता, ए काय असतो, वीडी कुठं होता, ये अगर भूलना नहीं है तो आपको रेगुलर रोज रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो आगे हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म भी हम पढ़ रहे थे, याद है सबको? क्या होता है रेजिस्टेंस में? जैसे कोई भी मेटल का सरफेस लेंगे तो मेटल के सरफेस के ऊपर कौन होता है? एटम्स होते हैं, एंड एटम आ गया मतलब कौन होगा? एट द सेंटर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा, जिसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, नंबर मोजू नका, इकडे 2 पाहिजे इकडे 8 पाहिजे, ठीक है। कोई भी एक रैंडम कंडीशन हम कंसिडर कर रहे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एंड जब भी करंट फ्लो होता है तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, लेकिन क्या होता है? ट्रैवल करते टाइम उसके पाथ में ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आ गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन इसमें जो है ये न्यूक्लियर पावर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी मोशन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा था बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको यहीं पे रुकना पड़ता है। रुकने के बाद क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो बनेगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो बनेगी मतलब वो क्या करेगा? पूरी काइनेटिक एनर्जी को हीट के फॉर्म में छोड़ देगा, कन्वर्ट करके यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, सारी की सारी हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा?
ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर इसको एनर्जी मिल गई तो इसका माइंडसेट क्या होता है, इसको एज अर्ली एज पॉसिबल फ्री होना है। फ्री होने के लिए क्या करेगा, अपने पोजीशन के अबाउट यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अगर ये वाइब्रेशन परफॉर्म करने लगा तो उससे क्या होगा, जो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा था, पहले इसको कोई अपोज नहीं कर रहा था, लेकिन ये वाइब्रेशन की वजह से अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। मतलब क्या होगा, देखो जैसे कि एज्यूम करते कि पहले हमने 20 इलेक्ट्रॉन सेंड किए थे, उसमें से बस 18 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो गए, मतलब क्या हो गया, Ne/T कम हो गया। एंड Ne/T कम हो गया, इसका मतलब कौन कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट को अपोज हो रहा है। कौन कर रहा है अपोज इलेक्ट्रिक करंट को, रेजिस्टेंस कर रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसने प्रोवाइड किया था, इस इलेक्ट्रॉन ने। लेकिन सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन की कंडीशन हमने देखी, ये हर एक इलेक्ट्रॉन के अबाउट होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या फिर वाइब्रेटिंग एटम। जो पूरा एटम ये इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेट होने से अब वाइब्रेट होगा, ये क्या करता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे क्या होगा, पहले 20 में से 18 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपोज करेगा, मतलब बाद में इलेक्ट्रॉन के नंबर 12 बनेंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी और बढ़ जाएगी, फिर ये क्या करेगा, और ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। पहले 2 इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा था, अभी कितने इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा। यानी कि पहले 12 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे, अभी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब धीरे धीरे करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए मोबाइल हैंग हो जाता है, समझ लो ना, गर्म झाल्यानंतर। इस तरह से हर एक डिवाइस के अबाउट होता है। अगर वहां पे हीट जनरेट हो गई तो जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जितने भी पावर प्लांट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पावर प्लांट मतलब जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल माहिती आहे एखादा पॉवर प्लांट, थर्मल पॉवर प्लांट। कहाँ पे थर्मल पॉवर प्लांट आपल्या जवळपास आहे, कुठं, शेंद्रा, चिकलठाणा, वाळूज। थर्मल पावर प्लांट, थर्मोडायनेमिक्स, वेरी गुड, कौन है तो, थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे, परली। कहाँ पे, परली, बीड़, है ना। तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है हम औरंगाबाद में यहाँ तक लेके आते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो तसं तर पूर्ण ग्रिड सिस्टम असते मतलब इंडिया की जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें मोर देन 35 to 40% प्रोडक्शन जो है हम भूटान से इम्पोर्ट करते हैं। माहिती आहे का, भूटान का है, वेरी गुड, देश है, कुठं है, भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब जिसके आसपास समुंदर नहीं है, समझ में आ रहा है ना। नेपाल, इंडिया, चाइना, इनके बिटवीन कौन है, भूटान है। ठीक है, तो भूटान में सारे जो है माउंटेन है, कड़ा ना, डोंगर है। तो वहाँ पे हमने क्या किया है, हमने मतलब टाटा जैसी, रिलायंस जैसी जो बिग फर्म है उनका पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेट किए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वेरी गुड, पानी और चलना है, कड़ा ना, डैम होता है, फिर डैम के आगे क्या होगा, एक जनरेटर होगा, उसके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। कैसे जनरेट होगी, हम EMI में देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो वहाँ पे हमने क्या किए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेट किए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एंड उसको इंडिया में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मतलब थर्मल पावर प्लांट अगर इंडिया के छोड़ देंगे तो नेक्स्ट डिपेंडेंसी हमारी भूटान के ऊपर होती है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। एंड उसके बदले में भूटान को हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब भूटान कंट्री की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको नेवी की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भी उनकी सिस्टम नहीं है, त्यांच्या सिक्युरिटीचा जर प्रश्न आला तर त्याला काय, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। ठीक है, इंटरनल पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह त्यांचंच है, बट जब इंटरनेशनल कोई भी इश्यू उनका होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, इंडिया रहेगा। और वहाँ पे हमने क्या किया है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेट करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम होती है। अब ग्रिड सिस्टम मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो MECB ये बेसिक मदर फर्म है। MECB मतलब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये मदर फर्म है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो ये MECB के अंडर होता है। फिर ये MECB के ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन अगर कर रहा है तो ये MECB का प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा जो थर्मल पावर प्लांट को कंट्रोल करता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट करने का जो डिपार्टमेंट है वो अलग है। ठीक है ना, हमारे घर में भी जो मीटर्स आते हैं वो भी कौन प्रोवाइड करता है,
विसरलं नाव में, ठीक है। एमएसईबी की एक ब्रांच है जिसका काम होता है कि प्रोडक्शन के बाद में जो एक्चुअल कंज्यूमर है वहां तक क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये ग्रिड सिस्टम होती है जिससे क्या होता है कि कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो भी वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ ईयर्स बिफोर और एक स्कीम लेके आ गया था कि जैसे फॉर एग्जांपल बजाज है, औरंगाबाद में उनकी मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी फर्म है, तो उनको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो अगर वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्नमेंट से लेंगे तो क्या होगा, गव्हर्नमेंटला पण खूप जास्त त्रास होईल है ना, लोकांना पण प्रोव्हाइड करायचे, नाही तर लोक आंदोलन करतात, बरोबर है ना। रात्रीची बेसिकली फार्मर रिलेटेड इशू होते, लोड शेडिंग, रात्रीची लाइट नहीं वगैरह, तो इन सबको संभालना है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, इनको बोलता है कि आप क्या करो, कहीं पे भी जाके पैसा इन्वेस्ट करो, पावर प्लांट सेट करो, और उस पावर प्लांट में जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करके हमें प्रोवाइड करेंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट हम औरंगाबाद में देंगे। उससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का ये फायदा हो रहा है कि जहां पे गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जैसे विंड पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट, पवन चक्क्या, वेरी गुड, ठीक है। क्या होता है उसमें, माहिती है आपल्याला, कुठं असतात विंड पावर प्लांट, सबसे डिफिकल्ट टास्क जो होते हैं वर्ल्ड में उसमें से बेसिक वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क होता है ये विंड पावर प्लांट के इंजीनियर्स का, समझ में आ रहा है ना। एक बार साइट शुरू हो गई तो अशा दुर्गम भागामध्ये डोंगराच्या वर इतने बड़े बड़े विंड पावर प्लांट के अगर पाइप होता है उसके पाइप का जो डायमीटर है हमारे रूम के डबल होता है ऑलमोस्ट, समझ में आ रहा है ना। एंड उसकी जो लेंथ है, विंग्स की लेंथ बोल रहा हूँ मैं, विंग्स पाते है ना, उसकी लेंथ जो है मीटर में कंसिडर करने से अगर देखेंगे तो यहाँ से एकनाथ रंग मंदिर है, इससे भी बड़ी बड़ी लेंथ होती है विंग्स की, विंड पावर प्लांट की, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारा ट्रांसपोर्ट करके लेना है, फिर उसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो हाइट अराउंड 100, 200, 300 मीटर डिपेंड करता है साइट के ऊपर, इतनी हाइट के ऊपर ये विंग्स उनको मतलब अरेंज करने पड़ते हैं। तो ये सारा पार्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती नहीं है। जैसे आपल्याला माहिती है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका काम एकदम भारी होता है ना, जो प्राइवेट है उनके साथ कंपेयर ही नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है बजाज को, वहाँ पे जाके विंड पावर प्लांट फिट कर दो, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे हमारी ग्रिड सिस्टम पास हो रही है वहाँ तक कनेक्ट कर दो, हम औरंगाबाद में आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर उनके कंजम्पशन के ऊपर अगर उन्होंने प्रोडक्शन ज़्यादा किया एंड यहाँ पे कंज्यूम कम किया तो गवर्नमेंट उनको बिल पे करता है। अशी वेळ येत नाही कधी, गवर्नमेंट कुठंतरी त्यांना टॅक्सेशनमध्ये इकडं तिकडं कवर करून घेतो, बट ठीक है, रूल ऐसा है, ठीक है। एंड इनको अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है तो उनको फिर क्या करना पड़ता है, बिल पे करना पड़ता है, ठीक है। एंड इस तरह से ये ग्रिड सिस्टम जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करती है। ये सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए ग्रिड सिस्टम जो है वो युनिफॉर्म होती है। फक्त काही आगाऊ कंट्री असतात स्वतःचं वेगळेपण दाखवायला काय करतात, ग्रिड सिस्टममध्ये काहीतरी चेंजेस करतात। जैसे नॉर्मली हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका वोल्टेज है 230 वोल्ट एंड उसकी फ्रिक्वेन्सी आहे 50 हर्ट्ज। म्हणजे आपल्याला शॉक लागला की इलेक्ट्रॉन जो व्हायब्रेट होतो एका सेकंदामध्ये 50 वेळा व्हायब्रेट होतो, मोजून बघा कधी तर, ठीक है। ये हमारी ग्रिड सिस्टम है। वर्ल्ड में 3 to 4 कंट्री है, उनको छोड़ के जितनी भी कंट्रीज बचती है उनके लिए ये ग्रिड सिस्टम यूनिफॉर्म है। बट ये 2 to 3 कंट्री कौन होगी, यूएस, रशिया, है ना। स्वतःचं वेगळेपण सिद्ध करण्यासाठी वो क्या करते हैं 230 वोल्ट का 240 बनाते हैं, 50 हर्ट्ज की 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी इंडिया के लिए जो है वो कॉमन है। मतलब मागं कोळसा संपणार होता है ना, 2 घमिले राहायला काहीतरी मैसेज येत होते ना, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, डिफरेंट दूसरे स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते थे। ट्रांसफर करने के लिए अलग ट्रेन की अरेंजमेंट की थी कि हमने, जैसे लातूरला पानी संपलं, सांगलीहून ट्रेनमध्ये पाणी आणलं, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई ट्रेन अरेंज की थी क्या, नहीं। ग्रिड सिस्टम ऑलरेडी कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो मुझे सिर्फ ये बोलना है कि ये ट्रांसमिशन में जो है इस तरह की ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एड़ियासारखे वाइब्रेट करते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के मोर देन 40 to 60% लॉस होता है। मतलब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है अगर वो 1000 रुपीज़ आ रहा है पर मंथ, तो अगर ये लॉसेस नहीं होंगे रास्ते में तो वो 300 to 400 रुपीज़ रहेगा। मतलब जितना हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ तक आते आते उसका ऑलमोस्ट 40 to 50% जो है वो लॉस्ट होता है। कहाँ पे, हीट में। लेकिन इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है कंडक्टर का, इसको ओवरकम करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमें इसको हर बार कंसिडर करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की कंसेप्ट होती है, बाकी फॉर्मूले वगैरह तो पहले से हो गई थी हमारी। और इससे रिलेटेड हम आज का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। होय काय झोपतो का आता, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ मतलब कळतं ना, लिमिटेशंस, ठीक है।
ड्रॉबैक्स नहीं बोलेंगे उसको, लिमिटेशंस, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओहमिक मेटेलिक कंडक्टर्स। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओहमिक मेटेलिक कंडक्टर्स। अभी ओहमिक मेटेलिक कंडक्टर्स मतलब ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ ओबे करते, मतलब कि ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो क्या होता है, सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी एक बेसिक कंडीशन है कि कंडक्टर की केस में जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी अपने आप इंटरनली बढ़ रहा है, एंड रेजिस्टेंस बढ़ने से वहां पे क्या होता है, करंट का फ्लो कम होता है। ये होता है कंडक्टर में। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ऐसे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पे उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। कैसे होती है वो सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, देखो कि ओम्स लॉ जो है वो इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, लिक्विड कंडक्टिंग सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए जो भी ओमिक होंगे। ओमिक होंगे मतलब ओम्स लॉ ओबे करेंगे, सिर्फ उनके लिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन क्या है, अब 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान दो। ओम ने क्या बोला था कि मेटेलिक कंडक्टर के लिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन ये कब? If फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। फिजिकल स्टेट मतलब कौन कौन, हमने फॉर्मूला देखा था उसमें, लेंथ, मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। वेरी गुड। मतलब एक्सटर्नली अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो ओम का बोलना है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यानी कि ओम के अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ है इस तरह से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इस तरह से पास होता है। बट जब हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया रेजिस्टेंस की कंडीशन कि हम एक्सटर्नली टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहे, लेकिन फिर भी इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन को जो होने वाला अपोज है, उससे जो हीट जनरेट हो रही है उससे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसलिए एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये जो रिलेशन है V प्रोपोर्शनल टू I फॉलो होता है। उसके बियॉन्ड हम कितना भी पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो एक तो करंट कांस्टेंट होता है, इधर I लो इधर V, ठीक है। हम कितना भी पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट एक तो कांस्टेंट होता है एंड धीरे धीरे करंट जो है वो डिक्रीज होने लगता है। लेकिन ये बात ओम के ध्यान में नहीं आई थी, इसलिए ये बना लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिखना है स्टेटमेंट के फॉर्म में। सेकंड लिमिटेशन, अकॉर्डिंग टू ओहम, कौन था ओहम है आप? जॉर्ज साइमन ओहम। अकॉर्डिंग टू ओहम, according to Ohm, if external temperature of the conductor, external temperature of the conductor remains same, then current flowing through the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. That is V proportional to I. And ग्राफ ऑफ I वर्सेस V, कौन सा ग्राफ? करंट वर्सेस पोटेंशियल। I वर्सेस V will be straight line passing through origin. यानी कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये जो ग्राफ है ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं था, फक्त स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट। करा ग्राफ ड्रॉ।
हो गया आगे, बट experimental observation shows that when current is flowing through the conductor, its temperature increases due to resistance internally. मतलब हम नहीं बढ़ा रहे टेम्परेचर को, लेकिन करंट फ्लो होने से वहां पे टेम्परेचर बढ़ता ही है. Therefore, after certain limit, the graph of I versus V will not be a straight line. ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करो. समझ में आ गया दोनों लिमिटेशन. पहला तो सरल है, एप्लीकेबल फॉर ओमिक कंडक्टर्स. सेकंड केस में ओम ने सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशन के लिए बोला था, बट इंटरनली होने वाले चेंजेस उसने कंसीडर ही नहीं किए थे. जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ तो हमें समझ में आ गया कि आई जो है प्रोपोर्शनल टू वी होता है अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली. फिर इसके बाद कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, करंट एक तो कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे कम होगा, मतलब डिक्रीज होगा. सडनली मोबाईल लगेच बंद पडतो. आपण किती गरम झाला, हँग झाला, जर ऑपरेशन सुरूच ठेवली तर काय होतं, बंद होऊन जातो, शांत होतो मोबाईल. बरोबर. नेक्स्ट, ये हो गए लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. एंड इसी से रिलेटेड आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, ये कंडीशन जैसे मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था वही होती है, बट हम यहाँ पे एक्सटर्नली टेम्परेचर को बढ़ाते हैं. जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉन की मोशन देखा, वो रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की हीट एनर्जी मिल गई तो वो क्या करने लगा, अपने पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन परफॉर्म करने लगा. मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हीट मिल गई, फिर वो इंटरनल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या फिर एक्सटर्नली हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी मोशन क्या होगी, अपने पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन परफॉर्म करने वाली मोशन रहेगी. और उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी करके फ्लो करके लेके जा रहे थे उनको अपोज किया जाएगा. मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट डिक्रीज होगा, मतलब वहां पे क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ठीक है. अभी रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है, मतलब वेरी होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, सपोज यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ है आर वर्सेस टी का. आर वर्सेस टी मतलब रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, टाइम नहीं, कौन है, टेम्परेचर. अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर अगर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जीरो कभी नहीं होता है. इसलिए जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू नॉन जीरो होगी. मतलब कितनी होगी, R1 होगी. तो यहाँ पे R1 का मतलब क्या हुआ, इनिशियल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. फिर हम ग्रेजुअली यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एंड कोई भी एक रैंडम टेम्परेचर लेंगे T डिग्री सेल्सियस, एंड इस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस बनेगा सपोज R2. तो R2 का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस. तो एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ये इस तरह से
पाथ फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, बट हम यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो ये जो डॉटेड पाथ शो किया है इसके अकॉर्डिंग, मतलब लीनियर रिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे R2 माइनस R1 इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलो? डेल्टा आर। व्हेरी गुड। डेल्टा आर मतलब क्या होगा? आता हे सांगू नका, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, चेंज, एंड चेंज का मतलब यहाँ पे क्या होगा? व्हेरी गुड। काय म्हटलं? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। क्या हो गया ये? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। एंड टी का मतलब क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर राइज इन टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक? अब आगे क्या होता है देखो, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें शो करते हैं कि यहां पे जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है, मतलब कौन है? R2 माइनस R1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द R1। मतलब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, इसका मतलब वेरी गुड। उसी तरह से ये R2 माइनस R1 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के साथ। भगत, T का मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जो राइज या फिर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में मेनी टाइम्स डेटा इस फॉर्म में दिया जाता है 0 डिग्री एंड T टेम्परेचर पे, तो हम R1 एंड R2 को रिप्लेस कर सकते हैं R0 एंड RT से। कोई भी कन्वेंशंस लो उससे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। बस यहाँ पे R0 का मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। RT का मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या इक्वेशन मिलेगा? RT माइनस R0 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द R0 इंटू टी के साथ। फिर से यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया तो इसको रिप्लेस करके क्या लाना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो ये बनेगा RT माइनस R0 इक्वल्स टू, कांस्टेंट भी यहाँ पे अल्फा होता है, अल्फा इंटू R0 इंटू टी। ये कन्फ्यूज नका होऊ, नाही इथं प्रोपोर्शनल होतं, इथं पण प्रोपोर्शनल आणलं असं नाही आहे। ये कौन है? अल्फा। तो RT माइनस R0 इक्वल्स टू बना अल्फा इंटू R0 इंटू टी। तो अल्फा का मतलब क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड इसी कांस्टेंट को बोलते हैं एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय अल्फा। अब इस अल्फा को डिफाइन करना है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। तो यहां से हमें डिफाइन करना है अल्फा को। बोलो क्या होगी डेफिनेशन? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू हे इक्वेशन आहे की नाही, याच्यापासून स्टेटमेंट बनवायचं। वेरी गुड, करेक्ट है, ठीक है। पहले ग्राफ ड्रॉ करो, स्टार्ट से लिखो, स्टेटमेंट बोलता हूं मैं। टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है, कहते नहीं? हरी काय? हरी
देखो कई इंस्ट्रक्शंस हैं। कल से जो है रिपीटर्स बैच शुरू हो गई है हमारी, तो जिनको पहले से टॉपिक को रिवाइज करना है इन डिटेल, हाँ रिवाइज मतलब जैसे स्टार्ट से बेसिक से शुरू करके पूरा अगर सीखना है तो 11 AM to 12:30 PM उसका टाइम है मॉर्निंग में। अगर अदर लेक्चर नहीं है, आप फ्री आहे अँड इफ यू फाइंड की ये टॉपिक मुझे करना आहे अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑफ टेस्ट सिरीज, स्वतःला काय वाटतं त्यावरून नाही, टेस्ट सीरीजमध्ये टॉपिकचे मार्क्स तुम्हाला माहिती है, तो जिस टॉपिक के मार्क्स आए थे हर एक टॉपिक शुरू होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उस बैच में अटेंड कर सकते हो। उस बैच में क्या होगा, पूरा डिटेल एकदम स्टार्ट से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात 4 PM to 6 PM जे आपलं इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स रिलेटेड वर्कशीट डिस्कशन आपण स्टार्ट केलं होतं, ठीक आहे ना, बट मध्ये टेस्ट सीरीज अजून काही गोष्टींमुळे आपलं ते ब्रेक झालं होतं, तो फ्रॉम टुडे वो भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज से जो है हम डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। वर्कशीट की 3-4 वर्कशीट बाकी है, वो बाद में लेंगे जब हम स्पेशल इलेक्ट्रो के ऊपर एक टेस्ट अरेंज करेंगे बाद में, उससे पहले उसका डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। तो आज से जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड वर्कशीट का डिस्कशन 4 PM to 6 PM। अगेन जिनके लेक्चर्स नाही आहे उनको आना कंपल्सरी आहे। जर कोणाचे त्या पार्टमध्ये त्या टाईममध्ये लेक्चर्स असतील तर लेक्चरला प्रेफरन्स द्या, कळालं ना, कारण इथलं जे वर्क आहे वर्कशीट तुम्हाला नंतर पण मिळते अँड जो भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा वो रिकॉर्डेड रहेंगे। बट याचा अर्थ निवांत टाइम है मग येत नाही रिकॉर्डेड नंतर बघतो, असं करू नका। ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। अगर आपका प्रॉब्लम है वहाँ पे टाइम नहीं है तब के लिए वो सोल्यूशन है। एंड और एक थर्ड पार्ट जेई वालों के लिए एडवांस की बैच विथ एडवांस के, अगेन मैंने स्टार्ट से बोला था सेपरेट नोट्स मिलेंगे एडवांस के, तो एडवांस के नोट्स आ गए हैं, तो नोट्स देके हमें फिर से एडवांस का डिस्कशन शुरू करना है 6 PM ऑनवर्ड, क्योंकि हमारा फिजिक्स का वो टाइम है 6 PM टू उसके ऑनवर्ड, फिर 7, 7:30, 8, 6:30 आपल्यावर आहे। 6 PM to 8 PM शक्यच नाही लेक्चर असणं, तो इंडिविजुअल का टाइम है। कौन ले रहा है लेक्चर उस टाइम में, कौन सा केमिस्ट्री, तो मग तू बघ काय करता येईल ते, ठीक आहे ना। असे ॲडव्हान्स होईल, तुम्ही येत नाही जेई वाले, बट ठीक है जेवढे येतील त्यासाठी आपण करू ते पार्ट। जो नहीं आएंगे फिर कंसिडर किया जाएगा कि वो CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हे म्हणजे CET म्हणजे काही कमीपणा नाही, हा लक्षात घ्या, कळालं ना। CET साठीचं प्रिपरेशन करतोय आपण, दॅट इज बेस्टच। COEP सारखे पॅकेजेस IIT पण प्रोवाइड करत नाही, ही फॅक्ट है। पर जिनको सिर्फ जेई करना है तो उनके लिए अपन वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। 4-5 जण आहेत करणारे, बघूया आपण किती लोक येतात ते, ठीक है। तो वो आज से नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के बाद, मिलो कब से आपको मतलब पॉसिबल है आना, तब से शुरू करेंगे। लेकिन जेई एडवांस के लिए ऑनलाइन नहीं चलेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा ऑफलाइन, नहीं तर एक जण येईल मग त्या एक जण आल्यामुळं मी काय विचार करायला जाऊ द्या, आज नाही उद्या येईल, कळालं ना, असं होऊ शकतं। काय राम सुट्ट्या मारण्यात खूप पटाई दे, आणि सगळे एकदम कामाला लागा बेटा, आता खूप कमी वेळ राहिला आहे, ते श्रवणसारखं करू नका 8-10 दिवस सुट्ट्यामध्येच। आणि या बैचला एडवांस की बैच के लिए नीट वाले भी कोई है, टाइम है, अटेंड करना है तो अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे लॉस कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लास्ट ईयर जो है बायो का नंबर था, अभी नेक्स्ट ईयर जो है नंबर केमिस्ट्री का है, समझ में आ रहा है ना। हे क्लियर मी सांगत होतो, बट 20ला एवढा पेपर सोपा आला की मला कोणी म्हणजे असं वाटतच नव्हतं की हे खरं ठरेल म्हणून। रिपीटरवाले 10-12 लोक त्यांना वाटत होतं की नहीं सर बोलता है म्हणजे होणार तसं, तर त्यांचे खूप चांगले कन्वर्जन झाले, ठीक है। तो इस साल जो है नीट वालों के लिए नंबर केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री का लेवल का, एंड उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे डिफिकल्ट लेवल के जो फिजिक्स के रहेंगे। मतलब बायो एकदम इस साल जो है एकदम ओके आने वाला है, ठीक है, बट केमिस्ट्री परेशान करेगा एंड फिजिक्स थोड़ा 10 to 20%। एंड आपकी जो नेक्स्ट बैच रहेगी, मतलब इस साल नहीं वन रिपीट अगर करना है तो उस साल का जो फिजिक्स है अगेन 2020 की तरह रहेगा, मतलब डायरेक्ट जेई के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट रहेंगे इधर, कळालं ना। त्यामुळे याच वर्षात जे काही ते करायचं आहे या पद्धतीने कामाला लागा। काय होतं ना, तुमचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे, तुमचे जे हार्डवर्क आहे ते 100% करा, म्हणजे ॲट द एंड ऑफ एक्झाम मार्क्स कमी पडले तरी चालेल, पण आपल्याला गिल्ट नसला पाहिजे। हे मार्क्स आपल्याला 50 आले तरी चालेल, पण आपल्याला एक कॉन्फिडन्स असला पाहिजे की मला जेवढे एफर्ट्स घ्यायला पाहिजे होते मी प्रामाणिकपणे 100% डिवोशन दिलं आणि ते मी घेतलेले आहेत, तेव्हा आपण एकदम क्लिअर असतो। बट तेव्हा आपल्या डोक्यात जर विचार आला की नाही मी करू शकत होतो बट मी केलं नाही, तर ती गोष्ट तुम्हाला आयुष्यभर परेशान करणार आहे, कळालं ना। त्यामुळं आता वेळ आहे तुमच्याकडे, हीच ती वेळ आहे तुमच्यासाठी। अजून कंप्लीट 1 वर्ष म्हणता येणार नाही, कारण तुमची एक्झाम मेमध्येच होणार आहे, तर कंप्लीट जे 6 to 8 मंथ तुमच्या हातामध्ये आहेत, त्या 8 मंथला 16 मंथमध्ये कसं कन्वर्ट करता येईल यावर वर्क करा। कसं कन्वर्ट करता येईल 16 मंथमध्ये, 12 मंथमध्ये, येतं का कन्वर्ट करता?
बोर्डला पेपर लिहायचे, नीट पोस्टपोन करा, असं करणार का? कैसे टाइम कैसे बढ़ाएंगे फिर? आता जर आपण दिवसभरात 6 तास अभ्यास करत असलो 8 महिन्यासाठी, तोच जर आपण 12 तास केला तर आपल्याकडे तेवढाच टाईम होईल ना जेवढा 16 महिन्यामध्ये येतोय, ठीक आहे ना? आणि हा टाईम आणायचं कुठून? झोपेतून. कळालं ना? झोप बीप ह्या सगळ्या गोष्टी विसरून जा बेटा. आता मित्र, टाईमपास, झोप, जेवण, काही फॉर्मॅलिटी म्हणून आता लग्न वगैरे नाही, पण आता पुढं रक्षाबंधन, मग दिवाळी, आहे की नाही, या सगळ्या गोष्टी आपल्यासाठी नाहीच आहे. कारण लक्षात घ्या, एक्झाम एकदाच येणार आहे. हे सगळं रिपीट एव्हरी इयर येतं. कळालं ना? त्यामुळे 1 वर्ष कॉम्प्रोमाइज केल्याने खूप मोठा फरक पडणार नाही आहे. बट जर खरंच तुम्ही युटिलाइज केलं प्रॉपर इथं थांबून, तर बऱ्याचशा गोष्टी चेंज होणार आहे. कळालं ना? असे पेटले पाहिजे तुम्ही आता अभ्यासाने. तुमचे सराउंडिंग जे का असं व्हायब्रेट झालं पाहिजे तुमच्या वेव्सनी. कळतंय ना काय सांगतोय मी? हे तुमची इच्छाशक्ती, तुमचं हार्डवर्क, तुमचं डिवोशन या लेवलला पाहिजे की तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये तुमचे पॅरेंट्स, त्यानंतर तुमचे टीचर्स, या प्रत्येक लोकांना तुमचे व्हायब्रेशन सेन्स झाले पाहिजे की नाही ही इज द बेस्ट. याचं होणार म्हणजे होणार. जसं काही लोकांना पर्सनली बोलून मी सांगतोय की बेटा तू त्या लेवलला आता आहे की सगळं काही होऊ शकतं, फक्त मेंटेन कर. हे जाणवलं पाहिजे. हे जाणवतं. तुम्ही बघा वर्षभर करा असं मी म्हणत नाही. 8 डेज 10 डेज 15 डेज स्वतःला टार्गेट द्या, टास्क द्या की 15 दिवस जे काही आहे ते आपल्याला एकदम झोप जेवण सगळं काही विसरून आपल्याला काय करायचं आहे, हार्डवर्क करून अभ्यास करायचा आहे. आणि त्या 4 दिवसानंतर 8 दिवसानंतर 10 दिवसानंतरचे रिझल्ट बघा. हे जे मी सांगितलं ना व्हायब्रेशन सराउंडिंगनी सेन्स केले पाहिजे. हे ऑटोमॅटिक सेन्सर जे सराउंडिंगचे ते सेन्स करायला लागतं की नाही तुमचा ट्रॅक बदलला आहे, यू आर ऑन राईट ट्रॅक, आणि तुमचं प्रिपरेशन कसं चालू आहे म्हणून. कळालं ना? नाही तर बघत सारखं झोपलो कधी झोपलो, जागच येत नाही. पाहतो सकाळी डायरेक्ट 8:30 वाजले, जाऊ द्या मग आता फिजिक्स तर गेलं, बायो ऑनलाईन करू. म्हणजे भगत असं करत नाही, त्याचं एक्झाम्पल सांगितलं मी. बट बऱ्याच जणांचं असं होतं. तर ह्या गोष्टी नाही व्हायला पाहिजे. कळालं ना? नियम बदलून टाका. काहींचे नियम असतात, सर रात्री झोपायला 11:30 वाजले मग मला डायरेक्ट 7 वाजता जाग आली. हे नियममध्ये नाही आली पाहिजे. आपला एकच नियम ठरला आहे की आपला यावर्षी नंबर लागलाच पाहिजे. मग त्यासाठी रोजचं जे टार्गेट आहे ते जोपर्यंत कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत बाकी गोष्टी अवॉइड करा. नाही तर मयूरी आपला 1 दिवस येतो आणि 4 दिवस आराम करायला जातो. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सोडाव्या लागतील बेटा. आता कळालं ना? कॉम्पिटिशन खूप भयानक आहे. यामध्ये टिकायचं असेल तर तुम्हाला स्वतःला प्रूव्ह करावंच लागेल. नाही तर एक प्रथमेश कातार पण आहे, त्याला फोनच सुधरू देत नाही. अभ्यासाला लागला खूप अभ्यास करतो, बट फोन आले की खूप फोनवर बोलतो. कळालं ना? तर या गोष्टी आपल्याला चेंज कराव्या लागतील. कळालं ना? म्हणजे असे इतिहास घडले पाहिजे आपल्यासोबत रोज की काल 2 वाजता झोपलो आणि परत 4:30ला जाग आली आणि अभ्यासाला बसलो. बघा तो दिवस तो वीक कसा जातो तुमचा. असं आपण ग्राउंडवर चालतच नाही. सगळे आपल्याला हे चिल्लर वाटायला लागले, की यांची लायकीच नाही असं वाटतं आपल्याला. बट हे घडलं पाहिजे. सेल्फ कॉन्फिडन्स काय म्हणतो आपण, सेल्फ कॉन्फिडन्स नाही, सेल्फ इमेज, स्वतःबद्दलचा जो रिस्पेक्ट असतो ना तो एवढ्या लेवलला इम्प्रूव्ह होतो. आणि तो इम्प्रूव्ह झाल्यानंतर जो आनंद असतो त्या आनंदाला चॅलेंजेस नाही, बाकी सगळे आनंद त्याच्यापुढे फिके असतात. कळालं ना? त्यामुळे तो आनंद मिळवा. पण हे कधी होईल जेव्हा आपल्या इंटरनली तेवढा इंटेन्स असो आपण स्टडीच्या अबाउट. नाही तर 12:30ला झोपल्यानंतर 4:30ला काय 7:30ला पण जाग येत नाही. अशी कंडिशन जर होत असेल तर मग अवघड आहे तुमचं. तुम्ही कॅल्क्युलेट करा 10-10 15-15 20-20 मिनिट तुमच्याकडे जे इकडं तिकडं जातात ते सेव्ह करून हे सगळे ॲड करत चला. मी बऱ्याच वेळा तुम्हाला सांगितलं की क्लासवरून जाताना सगळे ग्रुपमध्ये गेलो की आपलं काहीच होणार नाही. इथलं सगळा जो पार्ट होता ब्रेन पटपट कामाला लागून आपण दुसऱ्या क्लासमध्ये पोहोचत नाही तोपर्यंत 40% डेटा इरेज करून टाकतो. त्याऐवजी काय करा, सगळ्यांना जाऊ द्या तोपर्यंत क्लासमध्ये बसा, नाही तर पहिले पळत जा आणि दुसऱ्या क्लासमध्ये एंटर करेपर्यंत जे इथं 1-1.5 तासात डिस्कशन झालं आहे हे व्हिज्युअलाइज करा. म्हणजे ब्रेनला सिग्नल देतोय आपण, ऑर्डर देतोय की हे इरेज करू नको. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आपलं होतं काय, मी बाहेर गेलो की लगेच राम 4-5 जणांसोबत काय झालं कसं काय झालं, कुठं गेला होता, काय गेला होता, हे डिस्कशन कुठपर्यंत, दुसऱ्या क्लासमध्ये एंट्री करेपर्यंत. मग ब्रेनला काही कळत नाही काय इम्पॉर्टंट होतं आणि काय इम्पॉर्टंट नव्हतं. तो काय करतो, फॉर्मॅटिंगला सुरू होतो आणि लेक्चरमधला 40% कंटेंट तोपर्यंत तुमचा गेलेला असतो. मग हे होऊ द्यायचं नसेल तर हे गोष्टी मेंटेन करा. मी सांगितले तुम्हाला आपला ग्रुप 1 किंवा 2 लोकांचाच बनवा, बट ते असे असले पाहिजे की त्यांच्याकडे बघून आपण इन्स्पायर झालो पाहिजे. कळालं ना? नाहीतर सनी शुभम आहे, अभ्यासाला लागले की दोघं अभ्यासाला लागतात, दोघांचे मार्क्स चांगले, आणि एक बिघडला का दोघं मग डायरेक्ट टेस्टलाच गायब, डायरेक्ट आजारी पडून जातात टेस्टच्या दिवशी. या सगळ्या गोष्टी आपल्या अवॉइड कराव्या लागतील तुम्हाला. ठीक आहे ना? तुमचे हॅबिट्स तुम्ही जर चेंज केले, मी सांगितलं ना हे सगळं मी सांगते म्हणून लगे आयुष्यभर फॉलो नका करू. 2 दिवस 4 दिवस टार्गेट द्या स्वतःला आणि ते टार्गेट कंप्लीट होईपर्यंत वर्क करा. यू विल गेट रिझल्ट. तुमचे रिझल्ट येतील आणि एकदा रिझल्ट आले
की ते कशी चांगले आले हे स्वतःला परत परत समजावून सांगून ते हॅबिट्समध्ये कन्वर्ट करा, जर रिझल्ट चांगले आले तर. नाहीतर 4 दिवस सरांनी सांगितलं, न झोपता अभ्यास केला आणि 8 दिवस आजारी पडलो, मग काही उपयोग नाही. कळालं ना? त्या आजारपणाला ओव्हरकम करणे इतकी आपली इंटरनल काय म्हणतो आपण त्याला, विल पॉवर असली पाहिजे. विल पॉवर, इच्छाशक्ती, ही या सगळ्या गोष्टींवर ओव्हरकम करते. कळालं ना? नाही तर देवेश आहे, ट्रेन येते म्हणून रोज काय करतो, घरून 6:15ला निघतो. किती बोला, जोपर्यंत पॅरेंट्सला फोन जात नाही तोपर्यंत वेळेवर येतच नाही, है ना शुभम? असं सकाळी मी सांगितलं ना तुम्हाला, 5 वाजता उठून तुमचं लेक्चरच्या अगोदर होल सिलेबस रिव्हिजन कंप्लीट झालंच पाहिजे, तर कुठं तुम्ही कॉम्पिटिशनमध्ये आहे. कळालं ना? नाहीतर तुम्ही फक्त येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या कॅन्डिडेटमध्येच कन्सिडर होणार. मग या सगळ्या गोष्टीचा पश्चाताप आपल्याला कधी होतो? एक्झामचा टाईम संपला, एक्झाम हॉलमधून बाहेर निघालो की मग जग सुना व्हायला लागतं आपल्याला. मग पूर्ण 2 वर्षाचा फ्लॅशबॅक जातो, काय केलं, काय मिस्टेक केल्या, काय चांगल्या गोष्टी केल्या आपण म्हणून. बट तेव्हा काहीच चेंजेस होऊ शकत नाही. ठीक आहे ना? जसं टेस्ट सिरीज नंतर पण बऱ्याच लोकांना याचा एक्सपिरियन्स आला, बट तो फक्त 2 दिवस टिकला. 2 दिवस फक्त डिस्कस करायला आले सर, काय करायचं, रिव्हिजन कशी करायची, काय करायची. तिसऱ्या दिवशी न्यूट्रल, नॉर्मल, झालं गेलं विसरून गेले आणि आता पुढे चालू सगळ्या गोष्टी. आज जर केलं तर लक्षात घ्या, तुमच्यामध्ये काहीच चेंज होणार नाही. सांगितले सगळं शेड्यूल लक्षात आलं? ठीक है, चलो हो गया लिख के. अब इसको डिफाइन करना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. यहाँ तक लिख के हो गया था. चलो राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे राम? चेंज पेक्षा राइज, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट resistance at 0 degree Celsius per unit rise in temperature. Write down. Temperature coefficient of resistance is defined as rise in resistance या फिर increase in resistance per unit initial resistance at 0 degree Celsius per unit initial resistance at 0 degree Celsius per unit rise in temperature, per unit rise in temperature. Denoted by alpha, given by formula क्या है? alpha equals to RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी. अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा वरुण? प्रसाद पाटिल, यूनिट क्या होगा बेटा इसका? लक्ष्य, राम, शंतनु, यूनिटलेस क्वांटिटी. वेरी गुड, राइट डाउन. इट्स ए यूनिटलेस क्वांटिटी. पर डिग्री सेल्सियस यूनिटलेस कस काय? देखो रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस आएगा, अपॉन में कौन है? रेजिस्टेंस इनटू टाइम, तो रेजिस्टेंस कट, तो यूनिट क्या होगा? 1 अपॉन टेम्परेचर. 1 अपॉन टेम्परेचर का मतलब पर डिग्री सेल्सियस. एस आई यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री केल्विन, लेकिन केल्विन में आपको कभी नहीं दिया जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस में होगा. पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन. कोणी युनिटलेस लिहिला असेल तर कट करा. युनिट काय उसका? पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन. डायमेंशंस T-1, K-1. डायमेंशंस आर K-1. अभी देखो सेम फॉर्मूला है, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे जैसे कि RT माइनस R0 इक्वल्स टू क्या रहेगा? अल्फा इंटू R0 इंटू टी. क्या किया? बस डिनोमिनेटर को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ पे ये माइनस ऑफ R0 इधर जाएगा तो प्लस बनेगा, यानी RT इक्वल्स टू आ रहा है R0 प्लस R0 इंटू अल्फा इंटू टी. अब RT का मतलब रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T. अब यहाँ पे R0 है, यहाँ पे R0 है, उसको कॉमन ले सकते हैं, यानी RT इक्वल्स टू क्या बनेगा? R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी.
ये हो गया रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T। अगर डायरेक्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। बोला आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। आर टी का मतलब रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। आर जीरो स्ट्रिक्टली आर जीरो का मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस नहीं, कौन सा रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टी इज द टेम्परेचर। वेरी गुड, ये हो गया आर टी। अब इससे रिलेटेड स्टार मार्क करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। इफ इन क्वेश्चन, if in a question resistance at 0 degree Celsius is given, then to calculate resistance at any temperature, use ये वाला फॉर्मूला आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। बट इफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट गिवन, and resistances R1 and R2, या फिर असं लिहा रेजिस्टेंसेस RT1 and RT2 are given at non-zero temperatures T1 and T2, non-zero temperatures T1 and T2, then to calculate RT2, use कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला? बस हमने दो कंडीशन में ये T2 ये T1 इनको डिवाइड किया तो उससे क्या हो गया? R0 कट हो गया क्योंकि R0 गिवन नहीं था। तो बस इस टाइप के आने वाली जो क्वेश्चन है उसमें दो ही वेरिएशन होते हैं। एक तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस गिवन है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड अगर 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है? रेशियो लेना है सो दैट R0 की टर्म वहां पे कैंसिल हो जाए। ठीक है, देन यूज RT2 अपॉन RT1 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू T1। ठीक है, जैसे कि कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एट 100 डिग्री सेल्सियस। इफ its resistance at 0 डिग्री सेल्सियस म्हणजे काय गिवन आहे? R0 0 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओहम। ब्रैकेट में लिखो अल्फा इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस गिवन है तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला आएगा? आर टी इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी वाला। करो वैल्यू पुट, करो सॉल्व, ये वाला फॉर्मूला 28 ओहम। देखो फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं?
आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अब आर जीरो कितना गिवन है 20, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा कितना है 4 इंटू 10 की पावर -3। टेम्परेचर कितना हो रहा है बाद में 100, तो 100 माइनस 0 मतलब 100, 100 मतलब 10 की पावर +2, यानी कि ये 20 इन ब्रैकेट 1 प्लस -3 + 2 -1 मतलब ये आ रहा है 0.4, तो ये बनेगा 20 इंटू 1.4, सो इट विल बी 28 ओहम। कितना हो गया 28 ओहम। आया था सेम सबका। चलो नेक्स्ट, इफ क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ resistance of a conducting material at 40 degrees Celsius 40 degrees Celsius is 20 ohm, then calculate the resistance of same material at 150 degree Celsius, at 150 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ समझ में आ रहा है? पहले 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस डायरेक्ट गिवन था, अभी दिया है क्या, पहला दिया है 40 का, बाद में 150 का कैलकुलेट करना है, तो क्या करनी पड़ेगी, सेकंड वाली कंडीशन कौन सी, जहां पे R0 कट होता है, 20.8, 75, देखो R0 नहीं था, उसको कैंसिल करने के लिए हमने दूसरा फॉर्मूला देखा है, कौन सा, RT2 अपॉन RT1 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू T1। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1 प्लस अल्फा कितना है 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 40 कितना आएगा 0.16, कसं आलं बघा, 40 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3 है, तो 40 इंटू 4 160 इंटू 10 की पावर -3, तो डेसिमल 3 डिजिट से शिफ्ट होके 0.16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू T1, एक मिनट, ये T2 था सॉरी, तो ये 150 इंटू 4 करना पड़ेगा, कितना आएगा 0.6 का 0.6, 150 इंटू 4 600 इंटू 10 की पावर -3 मतलब 0.6, एंड ये कितना आएगा 0.16। अब RT2 अननोन है, RT1 कितना दिया है 20, अब इनके एडिशन करेंगे 1 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 1.16, यानी कि फाइनली RT2 विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 1.16, तो RT2 विल बी इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाय 1.16, करा डिवीजन किती येतं, अप्रॉक्सिमेटली 30 पॉइंट समथिंग ओहम, 30.7 30.75 ओहम, 27 नहीं येणार, 28 से बढ़ाएगा 29 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 30 ओहम। हो गए दोनों भी कंडीशन क्लियर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अभी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, स्टार मार्क करके लिखो, फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स resistance increases
for metallic conductors resistance increases with increase in temperature. For metallic conductors, कंडक्टर के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयरफॉर अल्फा फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, अल्फा फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव. कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज पीटीसी. पीटीसी, पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अल्फा क्या है, पॉजिटिव है. ये किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ जो है वो मेटेलिक कंडक्टर का है, मतलब पीटीसी का है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, बट रिलेशन लीनियर नहीं होता है, इसलिए कर्व है वहां पे. हो गया ग्राफ ड्रॉ करके, फक्त पहिला वाला ग्राफ. अब ये दूसरा जो ग्राफ है वो एनटीसी के लिए. अब पीटीसी का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो एनटीसी का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. तो ये कहां पे होता है नेगेटिव, जहां पे टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा. सेमीकंडक्टर्स, राइट डाउन. हा क्वेश्चन होता डायरेक्ट, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा, कौन से टाइप के मटेरियल में, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, अलॉयज, सेमीकंडक्टर. ठीक है, क्या लिखा है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, in case of semiconductors resistance decreases, resistance decreases with increase in temperature, resistance decreases with increase in temperature. कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ेगा. सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस कम होता है. ठीक है, तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयरफॉर इट हैज एनटीसी. एनटीसी मतलब अल्फा इज नेगेटिव, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. उसका ग्राफ ड्रॉ करो. एंड ये किसके लिए होगा, नहीं, इंसुलेटर में तो रेजिस्टेंस पहले से इनफिनिटी होता है, मतलब वहां पे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे. अलॉय, वेरी गुड. थर्ड पॉइंट लिखो स्टार मार्क करके, फॉर स्पेशल पर्पज अलॉयज, स्पेशल पर्पज अलॉयज सच एज, बोलो अलॉयज का एग्जांपल. हाँ, स्टील. स्टील किसका अलॉय है, स्वप्निल स्टैंड अप, स्टैंड अप. एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ स्टील. बडबड ना, बाकीचे नका सांगू. हां, सनी शांत बस. मग काय नुसतं अलॉय एवढं माहिती आहे. आयन एंड कार्बन है ना, कार्बन परसेंटेज बढ़ाने से क्या होगा, आयन एंड कार्बनच असतो ना स्टीलमध्ये. 73% आयन, रिमेनिंग कार्बन. झालेलं नाही का, कोणत्या टॉपिकमध्ये, मेटलर्जी आहे का, मेटलर्जी टॉपिक आहे का, मेटलर्जी. हां, काय म्हणतोय प्रतीक, 10वीला होता का, आता नाही केलं 12th मध्ये. ओके, झालं. टॉपिक आहे का मेटलर्जी स्पेशल, भारी टॉपिक. हां, व्यवस्थित लक्ष देऊन करा. मेटलर्जी फॉर अलॉयज. अलॉयज का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर में, का टूच असतात, मोर भी असतात. ठीक आहे, फॉर अलॉयज, कौन से अलॉयज, स्पेशल पर्पज अलॉयज सच एज मैंगनीन,
ये एलिमेंट है क्या अलॉय है? मैंगनीज एलिमेंट है, मैंगनीज नहीं, मैंगनीन अलॉय। और नाइक्रोम, नाइक्रोम ऐकलाय का? नाइक्रोम एलिमेंट, एलिमेंट नहीं तो अलॉय है, ठीक है। मैंगनीन और नाइक्रोम क्या लिखा है? फॉर अलॉइज, स्पेशल पर्पज अलॉइज सच एज मैंगनीन और नाइक्रोम, अल्फा इज, अल्फा इज वेरी स्मॉल, so that practically it is almost independent of temperature। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अलॉयज है जो हम स्पेशली बनाते हैं, कि जिनमें क्या होता है कि टेम्परेचर के वेरिएशन से रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अभी लेटेस्ट में जो मोबाइल आ रहे हैं या फिर जो टेलीविजन से, समझ में आ रहा है ना, या फिर ये पैनल है, इस तरह के जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें हम डे बाय डे मैक्सिमम यूज़ ये अलॉयज का कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर के वेरिएशन से रेजिस्टेंस वैरी नहीं होता है। रेजिस्टेंस वैरी नहीं होगा मतलब करंट ऑलमोस्ट क्या रहेगा? कॉन्स्टंट रहेगा, म्हणजे हे गरम पण होणार नाही आणि यांची वर्किंग डिस्टर्ब पण होणार नहीं, ठीक है। इसका डे बाय डे हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट ये बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, मैंगनीन एंड नाइक्रोम, सो दैट टेम्परेचर के वेरिएशन से रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये ग्राफ है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा वैरी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा नेग्लिजिबल वैरी होता है। थर्ड ग्राफ फॉर अलॉइज हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देन टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पहले पीटीसी, दूसरे एनटीसी। एनटीसी में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऐसे सिर्फ कहाँ पे होता है? सेमीकंडक्टर में। दूसरा टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मेटल्स मतलब कंडक्टर्स, ठीक है। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, वन मोर पॉइंट, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर मतलब थर्मिस्टर इज ए टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, मतलब ये टेम्परेचर का सेंसर है डायरेक्ट, टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, मेडअप ऑफ किससे बनाते हैं? इधर ऑक्साइड्स ऑफ आयन, कोबाल्ट, निकेल, ऑक्साइड्स काय ऑक्साइड्स? ऑक्सिजन, ऑक्साइड्स ऑफ आयन, कोबाल्ट काय असते ऑक्साइड्स म्हणजे? ऑक्साइड्स मतलब जब वो ओर होती है ना, ओर से जिस फॉर्म में मिलते हैं उसी फॉर्म में, विदाउट डूइंग एनी प्रोसेसेस जो होते हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो उसकी कंडक्टिविटी लेवल सबसे हाईएस्ट होती है। तो एक तो हम ऑक्साइड्स यूज करते हैं, असं फक्त लिहायला आहे, प्रैक्टिकली कोई थर्मिस्टर में ऑक्साइड्स नहीं यूज करेंगे हम, ठीक है। आयन, कोबाल्ट, निकेल और सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है ना। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होगा तो कौन ही आयन, कोबाल्ट यूज करेगा, बट ऐसे प्रेडिक्टेड है कि वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्मिस्टर बनाने के लिए हम एक तो ऑक्साइड्स ऑफ आयन, कोबाल्ट, निकेल या फिर सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दोनों का भी यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ऑक्साइड्स ऑफ आयन, कोबाल्ट, निकेल आ गया तो वो पीटीसी होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एंड अगर सेमीकंडक्टर यूज करेंगे तो एनटीसी होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट में बी पीटीसी और एनटीसी, इट मे बी पीटीसी और एनटीसी, इट मे बी पीटीसी और एनटीसी। हो गया क्लियर?
तो थर्मिस्टर मतलब क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मतलब टेम्परेचर सेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। देखो एकदम सिंपल प्रोसेस है, जैसे कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेते हैं, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेते हैं, या फिर सपोज एसी है, यहाँ पे भी टेम्परेचर का सेंसर है, जैसे 24 डिग्री सेल्सियस पे अभी हमने टेम्परेचर सेंस किया, सेट किया है। मतलब जब तक रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस नहीं बनता है तब तक एसी क्या करेगा, एयर को सर्कुलेट करेगा। जैसे रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हो गया, एसी क्या होगा, आइसोलेट हो जाएगा, एयर को सर्कुलेट करना स्टॉप करेगा। फिर से टेम्परेचर बढ़ गया, एसी ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी एंड उसका एयर का सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। अब ये कैसे होता है, एसीला कोण देऊन सांगतो 24 डिग्री सेल्सियस झाला म्हणून, ये कैसे समझ में आता है? वेरी गुड, सेंसर। कौन से सेंसर? टेम्परेचर सेंसर। एंड इसी टेम्परेचर सेंसर को हम क्या बोल रहे हैं, थर्मिस्टर। तो ये वर्क कैसे करते हैं, देखो ये एकदम सेंसिटिव है। कौन से सेंसिटिव है? टेम्परेचर सेंसिटिव है। मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज हुआ कि ये लगेज क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। अब रेजिस्टेंस चेंज होगा मतलब कौन चेंज होगा, वेरी गुड, करंट चेंज होगा। कौन चेंज होगा, करंट चेंज होगा। तो वहां पे हम एसी में एक कंडक्टिंग एक सर्किट ही होता है पूरा, जिसमें से कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता है। तो वहां पे कैलिब्रेशन किया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो सेंसर का सर्किट है उसमें करंट कितना रिक्वायर्ड है, उसमें करंट रिक्वायर्ड है 0.50 एम्पियर। तो उसके बाद अगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा मतलब करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा मतलब करंट बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस का करंट कितना है, 0.50 एम्पियर है। इसलिए क्या होगा, जब हम 24 पे सेट करेंगे एंड एसी के सर्किट में जब तक करंट 0.50 एम्पियर नहीं फ्लो होता है तब तक एसी की वर्किंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे करंट की वैल्यू 0.50 को एक्सीड करके 0.51, 0.52 तक जाएगी तो समझ में आएगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा एंड एसी फिर से एक्टिवेट होगी। समझ में आ रहा है, इस तरह से ये टेम्परेचर सेंसर वर्क करता है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहे हैं, टू व्हीलर है, टू व्हीलर की किक होती है, उसको मैन्युफैक्चर करना है। तो प्रोसेस क्या होती है, ऑटोमाइजेशन में पहले स्टील के रॉड आएंगे, जितनी रिक्वायर्ड लेंथ है लेंथ की कटिंग होगी, कटिंग के बाद में वो डायरेक्ट जाएगा फर्नेस के ऊपर। फर्नेस म्हणजे भट्टी, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, उसको हीट किया जाएगा। फिर वहाँ पे मेटलर्जी में आप ये पढ़ेंगे जो एनिलिंग है ना, मेलिलिंग वो प्रोसेस होती है, उसके लिए जो स्टील हमने यूज़ किया है तो उस स्टील को फोर्ज करने के लिए, फोर्ज करना मतलब टेम्परेचर बढ़ा के फिर उसको प्रेस करना और रिक्वायर्ड शेप प्रोवाइड करना। उसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो पहले से कैलकुलेट होता है। फिर हम क्या करेंगे, फर्नेस के ऊपर उस रॉड को प्लेस कर देंगे एंड एज्यूम किया है कि 180 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद उसको फोर्ज करना है। तो 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कळतं का, मग तेवढं झालं की नाही आपण हात लावून बघणार आहे का, जसं आंघोळीला बघतो पाणी तापलं का, वैसे टच कर सकते हैं क्या, फिर आपल्याला कसं कळणार 180 डिग्री सेल्सियस झालं म्हणून। वहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, उसको सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे एंड पहले से हमारे पास रिकॉर्डेड कैलकुलेशंस होते हैं कि 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो सपोज करंट की वैल्यू 2 एम्पियर रिक्वायर्ड है, तो जब तक करंट वैरी हो रहा है हम हीट बढ़ाते जाएंगे। जैसे करंट 2 एम्पियर आ गया, ऑटोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट होगी, रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव हो गया एंड ये नेक्स्ट प्रोसेस में फोर्जिंग के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये थर्मिस्टर जो है एज ए टेम्परेचर सेंसर्स यूज होते हैं। ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट जो है जिसमें हमें सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर्स एंड उसके बाद में रेजिस्टर्स पढ़ने, दैट विल कंटिन्यू ऑन कल का लेक्चर, टुमारोज लेक्चर। ठीक है, इवनिंग 4 PM करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिक वर्कशीट।